हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक्सप्रेशन कंट्रोल फ्लो एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, आज के सेक्शन में हम देखने वाले हैं एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेशन कंट्रोल फ्लो, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला होगा स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन, देन आफ्टर टाइप कन्वर्जेशन एंड देन आफ्टर रेफरेंस वेरिएबल। तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन की। तो मैं यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस के अंदर मल्टी लाइन कमांड के अंदर थोड़ी थियरी लिखूंगा। स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास 3 टाइप की एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर वर्ड देखने को मिलेगा। तो हम सभी को मालूम है असाइनमेंट यानी कि होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर को हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और हमारा टॉपिक का नाम क्या है? स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन, यानी कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर किसी ना किसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज आ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास टोटल 3 तरह की स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन होती है। सबसे पहले होती है चेन्ड असाइनमेंट एक्सप्रेशन, देन आफ्टर सेकंड होती है हमारे पास एम्बेडेड एक्सप्रेशन, एंड देन आफ्टर थर्ड होती है हमारे पास कंपाउंड एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हमारे पास 3 एक्सप्रेशन होती है। ये तीनों वर्ड्स आपके लिए मे भी नए हो गए, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 कवर करेंगे चेन्ड एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो चेन्ड एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। चेन्ड एक्सप्रेशन किस लिए यूज होता है और किस तरह यूज किया जाता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है देखिए। मे भी आपके पास एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स अवेलेबल है और उन सभी की वैल्यूज एक जैसी ही है, एकदम आइडेंटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू मेरे पास है 5 और बी की वैल्यू भी है मेरे पास 5। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को प्रिंट कराते हैं। ए, उसके बाद स्पेस एंड देन आफ्टर बी। ठीक है, इस तरह से मैंने सी आउट किया और कंपाइल एंड रन। तो अब दोनों की वैल्यूज आपको आउटपुट के अंदर क्या मिलेगी? 5 एंड 5। ओके, अब यहां पर तो हमारे पास 2 वेरिएबल थे, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। क्या हो अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा वेरिएबल्स है, फॉर एग्जाम्पल 10 और 20 वेरिएबल है और उन सभी की वैल्यू आपको 5 असाइन करनी है, तो क्या आप इस तरह से नई लाइन के अंदर लिखते जाओगे? नहीं, ये तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगी ना। तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए आप यूज कर सकते हो चेन्ड एक्सप्रेशन। देखिए किस तरह से, जितने भी वेरिएबल्स हो ना, उसको आप एक ही एक्सप्रेशन के अंदर सेम वैल्यू असाइन कर सकते हो। a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस तरह की एक्सप्रेशन को बोला जाता है चेन्ड एक्सप्रेशन। इसका काम ये वही सेम टू सेम है, लेकिन ये आपकी इक्वेशन, ये आपकी जो एक्सप्रेशन है वो आपकी स्कैन करेगा राइट टू लेफ्ट मैनर के अंदर। सबसे पहले 5 असाइन होगा बी के अंदर, तो बी की वैल्यू क्या बन गई? 5 बन गई। उसके बाद बी की वैल्यू असाइन होगी ए के अंदर, तो ऑटोमेटिक ए की वैल्यू भी क्या बन गई? 5। ठीक है, तो इस तरह से राइट टू लेफ्ट इस तरह से वैल्यू असाइन होती है। चलिए सेव करते हैं फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आपके पास वैल्यू आ चुके हैं दोनों की 5 एंड 5। ओके, चलिए सपोज में भी आपके पास एक और वेरिएबल है सी, और सी की वैल्यू भी आप किसी रीजन की वजह से 5 ही देना चाहते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नई लाइन के अंदर इस तरह से 5 लिखो, ठीक है, या फिर यहां पर ही लिख दो c इज इक्वल टू 5। चेन्ड एक्सप्रेशन बन गया आपका, देखिए। ठीक है, तीनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम 5। चलिए तो अब c को भी हम प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। ठीक है, इस तरह से c सेव करेंगे और कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास 5 5 5 आ चुकी है। ओके, तो ये बहुत ही आसान सिंटेक्स थी आपकी चेन्ड एक्सप्रेशन। इसी को बोला जाता है हमारी चेन्ड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ओके, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास दूसरे टाइप की एक्सप्रेशन आती है जिसको बोला जाता है एम्बेडेड एक्सप्रेशन। चलिए वो हम देख लेते हैं किस तरह से बनती है वो। सपोज आपके पास 2 वेरिएबल है x एंड y। x की इनिशियल वैल्यू सपोज मेरे पास है 0, उसी तरह y की इनिशियल वैल्यू मेरे पास है 0। ओके, अब आपको क्या करना है? इन दोनों का सम कराना है और एक नए वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। नया वेरिएबल मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल अंश। ठीक है, तो अंश के अंदर आपको इंसर्ट कराना है x प्लस y। ठीक है, यहां पर मैं दे देता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, देन आफ्टर हम प्रिंट कराएंगे अंश को। ठीक है, सेव करेंगे फाइल को और यहां पर मैं करूंगा कंपाइल एंड रन। तो आउटपुट क्या आएगा? 0 प्लस 0 यानी कि
टोटल 0। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 10। ठीक है, सेव करेंगे फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आएगा 10 + 0 यानी कि 10। लेकिन कई बार आपके पास यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है दूसरे वेरिएबल की, ऐसा भी सिनारियो आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं =0 मिटा देता हूँ। चलिए अब क्या आएगा आउटपुट, हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू तो है 10, लेकिन दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू मौजूद ही नहीं है। तो ऑब्वियसली हम सभी को मालूम है जब भी आप कोई वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू यानी कि कोई भी रैंडम वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आउटपुट भी हर बार रॉन्ग ही आएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें y की वैल्यू प्रोवाइड करानी है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर मे भी आपने जब y डिक्लेयर किया था यहाँ पर तब आपके पास y की वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आपने y की वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं की थी। लेकिन जब आप इस तरह से सम कराने जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन y की वैल्यू आपको यहीं पर देनी होगी। जब आप सम कराते हो उसी वक्त आपको y की वैल्यू देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैं y की वैल्यू दे रहा हूँ 5, तो इसको परफॉर्म करने के लिए आपको y = 5 है उसको लिखना होगा पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह से। ठीक है, तो अब ध्यान से ये 16 नंबर की लाइन एनालिसिस कीजिए। इस लाइन के अंदर टोटल 2 काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो y की वैल्यू असाइन हो रही है 5 से, ठीक है, वो हो जाए, उसके बाद उसका एडिशन हो रहा है x के साथ। तो किसी एक्सप्रेशन के अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो एक ही साथ, उस टाइप की एक्सप्रेशन को बोला जाता है एम्बेडेड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो 16 नंबर की लाइन पर आप जो एक्सप्रेशन फिलहाल देख रहे हो ना, वो है वन टाइप ऑफ एम्बेडेड एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 काम हो रहे हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद असाइनमेंट ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, 5 जो है वो असाइन हो रहा है y के अंदर, वो हो जाने के बाद उसका एडिशन हो रहा है x के साथ। ओके, फिर दोनों का सम आ जाता है, दोनों का एडिशन आ जाता है, वो अगेन असाइन हो रहा है किसके अंदर, आंस वेरिएबल के अंदर, और फिर वो सी आउट हो जाता है। ठीक है, चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 हमारा आउटपुट आ चुका है जो कि परफेक्ट है। ओके, तो इस तरह से अगर किसी रीजन की वजह से आपके पास इनिशियली कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप उसको यूज में लेना चाहते हो तब आप इस तरह से उसकी वैल्यू डायनेमिकली असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एम्बेडेड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑपरेशन एक ही एक्सप्रेशन के अंदर परफॉर्म कर सकते हो, जिसको बोला जाता है एम्बेडेड एक्सप्रेशन। ओके, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन आफ्टर नेक्स्ट हमारा टाइप है कंपाउंड एक्सप्रेशन। चलिए वो देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। आपने मे बी नेस्टेड फॉर लूप या फिर सिंपल फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट वाला या फिर डिक्रीमेंट वाला पार्ट परफॉर्म किया ही होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल होता था i, जिसकी इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 5। तो उसके अंदर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करने के लिए आप क्या परफॉर्म करते थे, किस तरह से परफॉर्म करते थे, i = i + 1। ठीक है, इस तरह से आप परफॉर्म करते थे कि i की जो पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर आपने 1 ऐड किया, जो नई वैल्यू बनी उसको फिर से i के अंदर असाइन कर दिया, तो ये i की क्या बन गई, आपकी नई वैल्यू बन गई 6। ओके, ये आपका फर्स्ट मेथड था इंक्रीमेंट करने के लिए। सेकेंड मेथड कौन सा था आपका, आप लिखते थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरह से भी आपने i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर ली। तो या तो आप 16 नंबर की लाइन लिखते थे या तो आप 18 नंबर की लाइन लिखते थे, दोनों का मतलब तो एग्जैक्टली सेम ही था, राइट। ओके, आपके पास एक और सिंटेक्स अवेलेबल थी, देखिए किस तरह से i + = 1। ठीक है, तो इसी लाइन का मतलब सेम टू सेम होता है इन दोनों लाइन के जैसे। इस वाली लाइन की मदद से भी क्या हो रहा है, i की जो वैल्यू है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, कौन से ऑपरेटर की मदद से, += ऑपरेटर की मदद से। तो ये जो आपने लाइन लिखी ना 20 नंबर की, उसी लाइन को बोला जाता है कंपाउंड एक्सप्रेशन। यस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो डिक्रीमेंट भी करा सकते हो -= की मदद से। ठीक है, तो अब i की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हो, डिवीजन भी करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की सिंटेक्स, इस तरह का ऑपरेटर जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज किया जाता है तो वो पूरी एक्सप्रेशन वो क्या बोला जाता है, उसको कंपाउंड एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। बस यही सिंपल सा था हमारा कंपाउंड एक्सप्रेशन। तो आई थिंक ये तीनों के तीनों बहुत ही ईजी थे, जस्ट उसका नेम थोड़ा सा वियर्ड था, फर्स्ट टाइम हमने सुना था इसलिए थोड़ा सा हार्ड लग सकता था फर्स्ट टाइम।
ठीक है, लेकिन अब हमने तीनों को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, चलिए, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ओके, अब चलिए हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है, टाइप कन्वर्जेशन। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हमारा दूसरा टॉपिक टाइप कन्वर्जेशन। अब मैं भी अपने सी लैंग्वेज के अंदर ये पढ़ चुका होगा ऑलरेडी, टाइप कन्वर्जेशन टॉपिक। किसी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता था, टाइप कन्वर्जेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीजर के अंदर कोई वेरिएबल्स है, कोई वैल्यू है, उसको आपको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर के अंदर या फिर फ्लोट वैल्यू के अंदर, तो आप वहां पर यूज करते थे टाइप कन्वर्जेशन। ठीक है, चले, सी प्लस प्लस के अंदर भी वही सेम मेथड है जो कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर किया था। मोस्ट ऑफली टाइप कन्वर्जेशन के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जेशन। ओके, अब इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन है, उसका मीनिंग होता है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाना। एक डेटा टाइप के अंदर जो आपकी वैल्यूज है उसको ऑटोमेटिक दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर लेना, जो कि सिस्टम हमारे लिए करता है, हमें कुछ भी काम नहीं करना है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइप के कन्वर्जेशन को बोला जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन। अब देखिए उसका सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ऑटोमेटिक होता है वो। तो उसके लिए मैं दो वेरिएबल लूंगा। सबसे पहला लूंगा इंटीजर x इज इक्वल टू 10, उसके बाद दूसरा वेरिएबल लूंगा y, जिसकी डेटा टाइप में रखूंगा फ्लोट के अंदर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, y के अंदर ये जो x है ना, उसको ऐड कराऊंगा किसी फ्लोट वैल्यू के साथ, फॉर एग्जांपल 5.3। देन आफ्टर मैं सी आउट करूंगा y की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब ये 16 नंबर की जो लाइन है आपको वो फोकस कीजिए इसके ऊपर। यहाँ पर देखिए 5.3 है वो फ्लोट है, जबकि x जो है वो क्या है हमारा 10 है। यानी कि एक्सप्रेशन इन बैक एंड किस तरह से दिखाई देगी आपको, 10 प्लस 5.3। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा 15.3, यानी कि पूरा का पूरा क्या बन गया, फ्लोट बन गया, और वो असाइन हो गया y के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि प्लस ऑपरेटर है वो क्या एक इंटीजर वैल्यू और दूसरी फ्लोट वैल्यू, इन दोनों का सम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। प्लस ऑपरेटर का काम क्या है, जब दोनों साइड सेम डेटा टाइप वाली वैल्यू होगी ना, तभी वो कन्वर्ट कर सकेगा, तभी वो अपना सम कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर प्लस को फिलहाल क्या मिल रहा है, एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है, जबकि दूसरी फ्लोट वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरर देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एरर देगा, दोनों का सम पॉसिबल नहीं है। लेकिन इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन की मदद से ये जो आपकी इंटीजर वैल्यू है ना, वो इंटरनली फ्लोट के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर x की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10, लेकिन जब आप उसको किसी फ्लोट वैल्यू के साथ सम कराने चाहते हो तब उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक इस तरह से फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पीछे 0.0 लग जाता है, तो ये ऑटोमेटिक पूरा नंबर क्या हो गया, फ्लोट हो गया। ओके, तो अब पॉसिबल है, देखिए अब प्लस ऑपरेटर के पास दोनों वैल्यू क्या है, फ्लोट डेटा टाइप के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से अब दोनों का क्या हो सकता है, सम परफॉर्म हो सकता है। तो अब आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा 15.3। चलिए फाइल को सेव करूंगा और यहाँ से मैं करूंगा कंपाइल एंड रन, तो अब आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगा 15.3। ठीक है, तो इस तरह से x जो कि था हमारा इंटीजर के अंदर, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फ्लोट वैल्यू के अंदर। ठीक है, हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी टाइप को बोला जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका एग्जांपल था इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन का। ओके, अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जेशन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जेशन यानी कि हमें मैन्युअली करना पड़ता है। ठीक है, ये जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जेशन है वो कभी भी ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे लिए नहीं कर देता, वो हमें मैन्युअली कुछ कोडिंग करनी पड़ती है, तब आपका एक वेरिएबल दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली कभी भी नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से किया जाता है। इसके लिए मैं एक फ्लोट वेरिएबल लूंगा, फॉर एग्जांपल x, उसकी इनिशियल वैल्यू मैं सेट करूंगा 2.4। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल लूंगा इंटीजर a। देन आफ्टर अब मैं क्या करूंगा, a के अंदर x प्लस 5 इस तरह से एडिशन करूंगा। देन आफ्टर सी आउट करूंगा a की वैल्यू। ठीक है, तो अगेन इस लाइन पर आप फोकस कीजिए, इसके अंदर x की वैल्यू फिलहाल हमारे पास कितनी है, 2.4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4 प्लस 5 तो हमारे पास है ही, तो यहाँ पर आ गया 5। अब देखिए अगेन वही सिनारियो हो रहा है,
प्लस को दो चीज मिल रही है, एक फ्लोट मिल रही है जबकि दूसरी इंटीजर मिल रही है। ओके, अब प्लस ऑपरेटर है वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिक इम्प्लीसिट कन्वर्जेशन कर देगा, यानी कि यहाँ पर 5.0 लगा देगा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा इम्प्लीसिट वाला वो। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 7.4 जो कि फ्लोट के अंदर आया। 7.4 असाइन हो जाएगा ए के अंदर, लेकिन ए की डेटा टाइप नोटिस कीजिए क्या है, इंटीजर। तो राइट हैंड साइड पर इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हमें मिला फ्लोट वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पर तो है इंटीजर, तो ये तो इनवैलिड हुआ ना। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो 2.4 है ना जो कि हमने लिखा है फ्लोट के अंदर, ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर के अंदर। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू अब हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करनी होगी इंटीजर के अंदर। तो वो हम किस तरह से करेंगे, देखिए, जिस किसी भी वेरिएबल को आपको किसी दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना होगा, वहां पर उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पैरेंथेसिस लगाना है और इसके अंदर आपको डेटा टाइप लिखनी है जिसके अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल x को मैं कन्वर्ट करना चाहता था इंटीजर के अंदर, तो मैंने उसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिख दिया, पैरेंथेसिस के अंदर इंट। ठीक है, तो बस इस तरह से आप जैसे लिखते हो तो x की वैल्यू है वो फ्लोट में से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरह से, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ना उसके पीछे वाला पार्ट टोटली रिमूव हो जाएगा, यानी कि अब x की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई, ओनली 2। तो अब देखिए प्लस को लेफ्ट साइड भी इंटीजर मिला, राइट हैंड साइड पर भी इंटीजर मिल चुका है। ठीक है, तो अब दोनों का सम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए सेव करेंगे फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आपको आउटपुट के अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा 7। ठीक है, ओनली प्योर इंटीजर वैल्यू। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को, और कोई भी डेटा टाइप के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप फ्लोट भी लिख सकते हो, केयर भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 कैरेक्टर। चले, तो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जेशन, आपको मैन्युअली लिखना होगा। ठीक है, ओके, इसका भी आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, टाइप कन्वर्जेशन। देन आफ्टर हमारा थर्ड टॉपिक है रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए अगेन मैं मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिखूंगा रेफरेंस वेरिएबल। इसको बोला जाता है अलियास नेम, या फिर आप इसको बोल सकते हो निक नेम। ठीक है, एलियास नेम या फिर निक नेम ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। दो वेरिएबल लूंगा मैं। सबसे पहले मेरे पास कोई लेंथी नेम वाला वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल माई अंडरस्कोर वेरिएबल, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 7। उसके बाद एक और वेरिएबल है मेरे पास जिसका नाम है mv। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, माई वेरिएबल को असाइन कर दूंगा इस तरह से। अब देखिए इस लाइन के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने क्या किया है, माई वेरिएबल जो हमारा पुराना वेरिएबल था ना जिसकी वैल्यू है 7, तो उसी को मैंने डायरेक्टली असाइन कर दिया mv के अंदर, यानी कि mv की वैल्यू क्या आ चुकी है, अब 7 आ चुकी है। ठीक है, चले दोनों को प्रिंट कराऊंगा मैं कंफर्मेशन के लिए कि एग्जैक्टली mv की वैल्यू भी 7 आ चुकी है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माई वेरिएबल इज इक्वल टू माई वेरिएबल की वैल्यू एंड mv इज इक्वल टू mv की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया है। चलिए अब प्रोग्राम को करूंगा सेव, और यहाँ पर मैं करूंगा कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है, माई वेरिएबल का भी आउटपुट 7 एंड mv का भी आउटपुट 7। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल थ्रू आउट द प्रोग्राम मुझे माई वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़ी किसी रीजन की वजह से 9। ठीक है, तो अब क्या होगा अगर मैं दोनों को प्रिंट कराऊंगा। चलिए इस वाली लाइन को मैं अगेन रीयूज कर रहा हूँ, माई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई, mv की वैल्यू प्रिंट कराई। तो अब गेस करो, सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट आपका क्या आता था, 7 एंड 7 आता था, राइट। तो अब इस वाली लाइन के अंदर आउटपुट क्या आएगा, चलिए गेस कीजिए। ओके, माई वेरिएबल की वैल्यू है 9, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली 9 ही आएगा। ओके, mv की वैल्यू क्या है, देखिए mv की वैल्यू को तो आपने किससे असाइन किया था, माई वेरिएबल की वैल्यू से असाइन किया था ना, बट माई वेरिएबल की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या थी, 7। तो या तो यहाँ पर 7 आएगा, या तो आप बोलोगे कि सर हमने आगे जाकर प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर 9 वैल्यू अपडेट कर दी है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 9 ले लेगा mv। तो कई लोग बोलेंगे यहाँ पर सर 9 आएगा। चलिए तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। सेव करेंगे फाइल को,
कंपाइल एंड रन। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या देखने को मिला, ओनली माई वेरिएबल की वैल्यू ही चेंज होने को मिली 9। एमवी की तो पुरानी वैल्यू थी ना 7, वही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट के अंदर क्या मिला, 7 मिला। कंप्लीट। क्यों ऐसा हुआ समझिए। ये जो 12 नंबर की लाइन है ना, उसके अंदर हमने क्या किया है एग्जैक्टली, दोनों वेरिएबल को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट नहीं किया है, बल्कि सिर्फ माई वेरिएबल की वैल्यू को एमवी के अंदर असाइन किया है। तो माई वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 7 थी ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ गया, 7 ही आ गया। तो बस इसी तरह से किया है। एमवी को और माई वेरिएबल को आगे जाकर कुछ लेना देना ही नहीं है एक दूसरे का साथ, कोई भी तरह का किसी भी तरह का रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप माई वेरिएबल को चेंज करते हो तो एमवी की तो वैल्यू 7 ही रहेगी, वो कभी भी 9 नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए मैं अगेन जो पुराना कोडिंग था वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पहले जो माई वेरिएबल की वैल्यू 7 थी वही डायरेक्टली असाइन हो रही है एमवी के अंदर। ठीक है, अगेन अगर आप माई वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हो थ्रू आउट द प्रोग्राम तो वो फिर एमवी के अंदर अपडेट नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर चलता है। ओके, चलिए मैं एक बार और नया एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस बार अगर मैं एमवी की वैल्यू चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल 10, तब क्या होगा। चलिए देखते हैं। इस वाली लाइन को हम फिर से रीयूज करूंगा, यहाँ से करूंगा कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। अब देखिए इस वाली लाइन के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ एमवी की वैल्यू 10 की है, तो क्या वो एमवी की मदद से ऑटोमेटिक माई वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं होगी, राइट। तो चलिए गेस कीजिए आप, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। माई वेरिएबल का लेटेस्ट आउटपुट क्या था हमारे पास, 9 था, तो वो तो 9 ही रहेगा। ओके, अब एमवी की लेटेस्ट वैल्यू हमने चेंज कर दी क्या, 10, तो वो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। चलिए सेव करूंगा फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप आउटपुट देख सकते हो सेम जैसा कि हमने गेस किया था, 9 एंड 10 आ चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हो तो वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं होगी, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, किसी ना किसी तरह से अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो टोटली इंडिपेंडेंट है। अगर आप माई वेरिएबल को चेंज करोगे तो ओनली एंड ओनली माई वेरिएबल ही चेंज होगा, एमवी को किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह एमवी के साथ भी है, अगर आप एमवी को अपडेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एमवी ही अपडेट होगा, आपका माई वेरिएबल अपग्रेड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमारा गोल यहाँ पर क्या है, थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर मैं वाई वेरिएबल या फिर एमवी को चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक दोनों वेरिएबल चेंज हो जाने चाहिए। ये हमारा इंटेंशन है, ये हमारा गोल है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए आप यूज कर सकते हो रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, एलियास नेम या फिर निक नेम ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, अब कई बार प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर सिनेरियो क्या होता है, किसी रीजन की वजह से आपको इस तरह का लेंथी वेरिएबल का नेम बनाना पड़ता है। ठीक है, वहां पर आप ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड ऐसे छोटे वेरिएबल के नाम कभी भी नहीं बनाओगे, वहां पर आपको मीनिंगफुल नेम बनाने होंगे जो कि बहुत ही लंबे होंगे, थोड़े से लेंथी होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई अंडरस्कोर वेरिएबल, ये थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी नेम हो गया। तो थ्रू आउट द प्रोग्राम जब कभी भी आपको माई वेरिएबल की जरूरत पड़ती है तब आपको इस तरह से लिखना होता है। देखिए, माई वेरिएबल माई वेरिएबल माई वेरिएबल। ठीक है, हर बार आपको लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा डेवलपर के लिए। तो डेवलपर क्या करते हैं, माई वेरिएबल का एक निकनेम असाइन कर देते हैं या फिर एक रेफरेंस नेम असाइन कर देते हैं। किस तरह से असाइन करना है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी एक नया वेरिएबल है एमवी, तो यहां पर आपको आगे लगाना है एड्रेस ऑफ का सिंबल, एड्रेस ऑफ एमवी। इसको प्रोनाउंस किस तरह से किया जाता है, एड्रेस ऑफ एमवी। ठीक है, इसके अंदर हमने किसकी वैल्यू पास कर दी, माई वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी। ओके, तो माई वेरिएबल की वैल्यू थी 7, तो वो अब बन चुके हैं एमवी की भी वैल्यू। यानी कि अब थ्रू आउट द प्रोग्राम माई वेरिएबल को आप चेंज करोगे ना तो वो एमवी को भी चेंज कर देगा, एमवी को चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिक माई वेरिएबल को भी चेंज कर देगा। इन शॉर्ट डेवलपर ने क्या किया, उसको पूरे प्रोग्राम में माई वेरिएबल नहीं लिखना था इतना बड़ा बड़ा नाम, तो उसने एक छोटा नाम रख दिया, असाइन कर दिया टेम्पररी। ठीक है, एक निकनेम रख दिया, तो कहीं पर भी अब उसे माई वेरिएबल की जरूरत पड़ती है तो वो माई वेरिएबल कभी भी यूज नहीं करेगा, बल्कि वो अब यूज करेगा एमवी का, क्योंकि एमवी क्या है, माई वेरिएबल है, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही पर्सन है। चाहे आप माई वेरिएबल का यूज करो चाहे आप एमवी का यूज करो, दोनों एक ही पर्सन है, याद रखेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको गेस करना है आउटपुट क्या आएगा। तो ऑब्वियसली ये पहली लाइन के अंदर तो 7 7 ही आएगा। ठीक है,
अब आपने क्या किया, माई वेरिएबल को चेंज कर दिया 9 से, तो माई वेरिएबल की वैल्यू तो 9 ही आएगी, साथ ही साथ एमवी की भी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 9 आ जानी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमने यूज किया है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल यानी कि अगेन मैं बता रहा हूं, जो आपका ओरिजिनल मेन वेरिएबल था उसी का एक दूसरा नाम, एक दूसरा निकनेम। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चलिए एक बार और, अब आप चेंज कर रहे हो एमवी की वैल्यू, तो एमवी इनडायरेक्टली क्या है, माई वेरिएबल ही है ना, तो एमवी की चेंज करते हो तो वो ऑटोमेटिक माई वेरिएबल को भी चेंज कर देगा, तो माई वेरिएबल की भी वैल्यू आ जानी चाहिए 10। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा आउटपुट आना चाहिए, ऐसा हमने गेस किया। चलिए फाइल को करेंगे सेव, देन आफ्टर कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो हमारा इंटेंडेड आउटपुट आ चुका है। सबसे पहले दोनों की वैल्यू सेम थी 7, फिर हमने माई वेरिएबल के अंदर ही यहाँ पर सेव किया, देखिए 9। ठीक है, तो माई वेरिएबल तो चेंज हुआ, साथ ही साथ एमवी को भी उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि दोनों सेम ही वेरिएबल थे। देन आफ्टर उसी तरह से अब हमने एमवी के अंदर चेंज किया था 10, तो एमवी तो चेंज हुआ, साथ ही साथ माई वेरिएबल को भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, किसी एक के अंदर अपडेट करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको यूज करना था रेफरेंस वेरिएबल। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन आफ्टर ऊपर आपको डेफिनेशन मिलेगी रेफरेंस वेरिएबल की, जो कि बहुत ही सिंपल है, किसी दूसरे वेरिएबल को निकनेम असाइन करना या फिर एलियास नेम असाइन करना। तो किस तरह से करोगे आप, यहाँ पर आपको 12 नंबर की सिंटेक्स याद रखनी है। ठीक है, कोई एक नया वेरिएबल बनाओ, लेकिन सिंपल वेरिएबल ना बनाइए, क्या बनाइए आप, रेफरेंस वेरिएबल बनाइए। किस तरह से, सिंपल वेरिएबल के आगे आपको पुटअप करना है एड्रेस ऑफ का सिंबल, दैट्स ऑल। ओके, अब आप थ्रू आउट द प्रोग्राम एक वेरिएबल का दूसरा एलियास नेम भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी एक एलियास नेम तो क्रिएट किया ही हुआ है एमवी, आप चाहो तो दूसरा नेम भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट करूंगा एड्रेस ऑफ MV2, इसकी भी वैल्यू में रख रहा हूँ माई अंडरस्कोर वेरिएबल, तो यह भी वैलिड ही है। ठीक है, अब आपका एक वेरिएबल जो कि ओरिजिनल नाम था माई अंडरस्कोर वेरिएबल, उसके आपने दो निकनेम रख दिए, MV एंड MV2। तो अब थ्रू आउट द प्रोग्राम आप MV को चेंज करो या फिर MV2 को चेंज करो, इनडायरेक्टली वो किसको चेंज कर देगा, माई वेरिएबल को चेंज कर देगा। ठीक है, ओके, एक और बात, एक इनवैलिड सिंटेक्स भी आती है रेफरेंस वेरिएबल को, जो कि आपको कभी भी यूज में नहीं लेनी है और आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग इस तरह से भी बनाने की ट्राई करेंगे, एड्रेस ऑफ MV3 पहले डिक्लेयर किया, देन आफ्टर नीचे की लाइन में वो असाइन करेंगे माई अंडरस्कोर वेरिएबल। इस तरह से भी कई लोग ट्राई करेंगे, लेकिन ये पूरा इनवैलिड सिंटेक्स है, इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है, सिंपल वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो, ओनली डिक्लेयर कर सकते हो, नीचे आकर इक्वल टू की मदद से वैल्यू असाइन कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल वाले केस के अंदर आप इस तरह से दो प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूरा का पूरा इनवैलिड प्रोसेस गिना जाएगा, आपको कंपलसरी इसी तरह की सिंटेक्स अप्लाई करनी होगी। रेफरेंस वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करते हो, साथ ही साथ उसी लाइन के अंदर आपको कंपलसरी असाइन करना होगा, वो आपको खास ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब हमारे आज के सेशन के अंदर हमने टोटल 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन, देन आफ्टर हमने देखा था टाइप कन्वर्जेशन, एंड देन आफ्टर हमने देखा रेफरेंस वेरिएबल। तो इस तरह से हमारा हाफ चैप्टर ओवर हो चुका है, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल फ्लो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, लेकिन तब तक आपको इन तीनों टॉपिक्स की कंप्लीट प्रैक्टिस करके आनी है। ओके।